स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग IMED सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि 50 मार्क्स का आता है ये, और 50 मार्क्स में अगर आप 40+ मार्क्स स्कोर करने में सफल रहते हो तो एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है ये आपको परसेंटेज बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर हमारे पास है वो पहला चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। हिंदी में कहें तो उद्यमिता की परिभाषा है। तो विभिन्न विचारक जो थे उन्होंने उद्यमिता की परिभाषा दी है, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक विचारक हैं फ्रैंकलिन लिंडसे। इन्होंने कहा है कि उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने एवं संसाधनों के नवीन, सृजनात्मक तथा कल्पनाशील संयोजन के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य करता है। दूसरे विचारक हमारे पास हैं जोसेफ सुमटर हैं। इन्होंने क्या कहा है कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी का मतलब इनोवेटिव जिसे बोलते हैं, उसे हिंदी में नव प्रवर्तनकारी कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि उद्यमिता एक नव प्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व का कार्य है। इसी प्रकार से NH पाठक ने कहा है कि उद्यमिता उन व्यापक क्षेत्रों को सम्मिलित करती है जिनके संबंध में अनेक निर्णय लिए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जहां भी आपको समझना हो। मैं इम्पोर्टेंट तरीके से आपको समझाता चलूँगा। HW जॉनसन के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों से जोड़कर बना है: अन्वेषण, नवप्रवर्तन तथा अनुकूलन। अन्वेषण का मतलब खोजबीन करना, पता करना, रिसर्च करना। नवप्रवर्तन का मतलब इनोवेशन, उस रिसर्च के द्वारा नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना इनोवेशन कहलाता है। तथा अनुकूलन का मतलब एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन का मतलब किसी भी सिचुएशन के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब उद्यमिता क्या है इसे मैं समझा देता हूँ। उद्यमिता किसी भी ऐसे रचनात्मक कार्य को कहेंगे जिसमें हमें क्या हो, भावी भविष्य को लेकर नई तकनीकियों का प्रयोग करके हमें क्या हो, बिजनेस करने का, व्यवसाय करने का एक विचार प्राप्त होता है। इस व्यवसाय करने के विचार में हम तकनीकी का यूज़ करते हैं, नए नए आइडियाज़ का यूज़ करते हैं, और उसके बेस्ड पे हम लोग कुछ ऐसी संस्थान को स्थापित करते हैं जिसमें हमें पूंजी लगाने के बाद या कच्चा माल लगाने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है। अब उद्यमिता की विशेषताएं देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें पहले नंबर पे जो विशेषता है वो जोखिम लेने की क्षमता। तो उद्यमिता कौन करेगा? जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता हो। कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपके पास एक धैर्य नाम की चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर धैर्य नहीं होगा तो आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में बहुत ही जल्दी डिसीजंस को लोगे, जो डिसीजन ज़रूरी नहीं होंगे कि सही ही हों, क्योंकि कम समय में हड़बड़ी में लिए हुए डिसीजन गलत होते हैं। तो जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट में पैसे के इन्वेस्ट करते हो और अपना पूरा समय आप देते हो, मेहनत करते हो, तो उसमें रिस्क रहता है कि हो सकता है कि शायद आपने जो भी उद्यम स्टार्ट किया है, जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस सफल हो या ना हो। तो उद्यमिता का यह आधारभूत तत्व है। इसमें व्यवसाय की भावी अनिश्चितताओं का सामना करने व जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। जोखिम से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है। उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है। सेकंड नंबर पे क्या है उद्यमिता की प्रॉपर्टी? रचनात्मक क्रिया। रचनात्मक क्रिया मतलब क्रिएटिव टास्क। अब जाहिर सी बात है, उद्यमिता में आप नए नए विचारों के आधार पे एक बिजनेस स्थापित करते हो। मतलब नए नए विचारों पे कोई भी संस्थान आप एक बनाते हो, जिसमें क्या होता है, वो नए विचारों पे कार्य करता है। नए विचारों पे मतलब नए आइडिया के ऊपर वर्क करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं नए विचार के ऊपर, तो हम एक विचार ये ले सकते हैं, एक बिजनेस ये ले सकते हैं कि जो हमारे पास पहले गाँव में जो एक दही आता था, कहतरी का दही आता था, तो उस पर एक आइडिया आ सकता है कि हम ऐसा बिजनेस करेंगे कि उसको शहरों में ले जाकर इस तरीके का एक हम अपना दुकान खोलेंगे, जिसमें देसी तरीके से जमे हुए दही को या कर्ड को हम लोग बेचेंगे। तो उसको एक बिजनेस का आइडिया आप ले सकते हो। इस तरीके से कोई भी नए आइडिया पे आप वर्क जब करते हो क्रिएटिव तरीके से,
ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो सके, फ़ायदा हो सके, तो उसे हम रचनात्मक क्रिया कहते हैं। उद्यमिता व्यक्ति को नए नए अवसरों को खोज करने, प्रतिपल रचनात्मक चिंतन करने व नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देता है। मतलब जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता है, उसमें व्यक्ति क्या करता है, नए विचारों पर ही वर्क करके हमेशा सोचता रहता है और उससे हम क्या नया कर सकते हैं, क्या नया अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सोचता रहता है। तीसरे नंबर पे है निरंतर प्रक्रिया। उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है। सिर्फ नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, वरन उसका दक्षतापूर्वक संचालन करना, व्यवसाय को विकास की तरफ अग्रसर करने जैसे लंबी अवधि के लक्ष्य को पाना एवं दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में ही समाहित है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया नए आइडिया पे, लेकिन स्टार्ट करने के बाद 1 महीने के बाद हम क्या करें, बिल्कुल शांत हो जाएं, मेहनत करना बंद कर दें, तो उस उद्यमिता का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उद्यमिता का मतलब कि हम जिस भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं उस पर एक समय देंगे और उसको निरंतर तरीके से जिस एनर्जी के साथ हमने उसे स्टार्ट किया है उसी एनर्जी के साथ उसे कंटिन्यू करेंगे और तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक कि क्या हो, हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जैसा हमने सोचा है वैसा प्राप्त नहीं हो जाता। वैसा प्राप्त होने के बाद भी आपको मेहनत करना पड़ेगा उस संस्थान को संचालित करने के लिए, उस बिज़नेस को संचालित करने के लिए और देखरेख करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेरणात्मक कार्य। प्रेरणात्मक मतलब क्या होता है? प्रेरणात्मक मतलब दूसरे को प्रेरणा देना, दूसरे को मोटिवेशन देना, मोटिवेशनल वर्क होता है एक। चूँकि उद्यमिता व्यवसायियों व उद्यमियों के प्रत्येक कार्य व व्यवहारों को रचनात्मक एवं सृजनशीलता की ओर उन्मुख करती है, इसी प्रकार उन्हें नए विचारों, नए दृष्टिकोण एवं नए सुअवसरों की खोज करने के लिए भी अभिप्रेरणाएँ प्रदान करती हैं। समग्र रूप से उद्यमिता एक प्रेरणात्मक क्रिया है जो उद्यमियों को अपने कार्यों व लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उद्यमिता में आप क्या करते हो कि उद्यमिता में मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होता है। मोटिवेशन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम जब कोई कार्य नया करने जाते हैं तो नए कार्य में सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। जब सक्सेस की गारंटी नहीं होती है तो हम पहले अपने पीछे देखते हैं कि लोगों ने क्या किया है। तो हमें जब एक उदाहरण मिलता है कि एक व्यक्ति ने नए आइडिया पे वर्क करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जैसे MBA चाय वाले की बात किया जाए तो अभी तक चाय बेचकर कोई अरबपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इस पर किसी का विचार नहीं गया होगा। लेकिन MBA चाय वाले का एग्जाम्पल लेकर अगर चलें तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अगर छोटा सा व्यवसाय भी स्टार्ट करते हैं और सही तकनीकी और सही दिशा में चलते हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उस उदाहरण को लेकर बहुत सारे ऐसे उद्यमी होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे जो आगे बढ़े होंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास पेशेवर प्रक्रिया। वर्तमान समय में उद्यमिता एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, प्रबंध आदि पेशों की तरह उद्यमिता भी योग्यता के प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जा रहा है। मतलब उद्यमिता पहले ऐसे था कि एक इनफॉर्मल वे में, मतलब अनौपचारिक तौर से ये कार्य किया जाता था। मतलब कि इसमें कोई सिस्टम नहीं होता था। बिजनेस का मतलब ये सोचा जाता था कि हमने कोई दुकान खोल दिया, किराने की दुकान खोल दिया या फिर कोई डीलरशिप ले लिया, तो उसको बिजनेस के रूप में हम लोग देखते थे। तो लेकिन अब बिजनेस को एक पेशेवर क्रिया के तरीके से, एक प्रोफेशनल कार्य के तरीके से ले रहे हैं हम, जिसमें हम एक बड़े आइडिया को लेकर एक बड़ा टारगेट हिट करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जैसे MBA चाय वाले का एग्जांपल लेते हैं तो उसने, चूँकि MBA चाय वाले का मतलब कि वो चाय तो बेच रहा था लेकिन वो एक पढ़ा लिखा इंसान था, तो उसने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया और उस चाय बेचने की कला को ही विकसित करके उसने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो उसमें उसने क्या किया, उसने उसे प्रोफेशनल तरीके से लिया। जो भी स्ट्रेटेजी प्रोफेशनल चीज़ों में लगती है, अर्थात इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में जो लगती है, उसे उसने क्या किया, चाय बेचने की बिजनेस में उसने उसका प्रयोग किया। तो उसने एक प्रोफेशनल तरीके से उस पर वर्क किया। इसलिए अब क्या है, अब उद्यमिता का नेचर इनफॉर्मल से बदल के फॉर्मल हो गया है, अर्थात इसे पेशेवर, प्रोफेशनल एक प्रक्रिया बना दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास हेडिंग सार्वभौमिक क्रिया। उद्यमिता को एक सार्वभौमिक क्रिया माना जाता है। मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता होती है। सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक
तकनीकी, शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान, सेना व खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों में अनिश्चितताओं को वहन करने, जोखिम का सामना करने व नवप्रवर्तन आदि करने में उद्यमिता प्रवृत्ति आवश्यक होती है। अतः सर्वव्यापकता के साथ यह सार्वभौमिक क्रिया मानी गई है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब यूनिवर्सल एक टास्क है। यूनिवर्सल टास्क मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आगे बढ़ना है और उसके अंदर अगर कुछ नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें उद्यमिता आवश्यक है। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे एलोन मस्क का एग्जांपल दें तो उन्होंने मिसाइल्स के क्षेत्र में या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा एक वर्क किया है। उन्होंने जो भी मिसाइल्स को डेवलप किया, ऐसा मिसाइल अब तो डेवलप उन्होंने किया है कि वो अपना कार्य करके फिर दोबारा लैंड कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि स्पेस में गई तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपना कार्य करके सैटेलाइट लॉन्च करके फिर आके नीचे अपना उसी जगह पे लैंड कर जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कॉस्ट है, जो नुकसान है वो बच जाता है। नया मिसाइल नहीं बनाना पड़ता है या नया एयरक्राफ्ट नहीं बनाना पड़ता है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि उद्यमिता हर एक क्षेत्र में ग्रोथ करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ DRDO जैसी संस्थान है, इसरो जैसी संस्थान है, इसमें नई तकनीक पे वर्क करना, नई तकनीकी पे वर्क होता रहता है, नई टेक्नोलॉजी पे वर्क होता रहता है। यहाँ पे नए आइडियाज़ पे वर्क होता रहता है। एक अलग डिपार्टमेंट ही होता है जिसे R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यही होता है कि आखिर क्या करें, क्या इम्प्लीमेंट करें ताकि पहले से अच्छा रिज़ल्ट हमें मिले। और पहले से अच्छा रिज़ल्ट मिलने के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है और बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को करना पड़ता है। ठीक है, तो जो उद्यमिता है ये एक सार्वभौमिक क्रिया है जो कि हर जगह हो रही है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, अनुसंधान हो, रिसर्च का फील्ड हो, सेना हो या खेलकूद हो, हर जगह नए नए विचारों पे वर्क चल रहा है। 7वें नंबर पे हेडिंग हमारे पास है वातावरण प्रेरित क्रिया। उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि यह वातावरण से जुड़ी हुई एक बाहरी एवं खुली प्रणाली है। उद्यमी सदैव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनमें परिवर्तन करने का जोखिम उठाते हैं। अर्थात देखो, उद्यमिता मतलब बिजनेस कैसे चलेगा, जैसे जो लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जो आपका बाहरी वातावरण है, उस वातावरण में ही लोग रहते हैं। तो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आखिर उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस ज़रूरत को दिमाग में रख कर अगर आप उद्यमिता या बिजनेस करते हो या अपना प्रोडक्ट बनाते हो तो जाहिर सी बात है उस प्रोडक्ट की चलने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो अभी तक किसी ने नहीं लाया और जो लोगों को बहुत ही आवश्यक है, उनके डिमांड में है, उनको ज़रूरत महसूस हो रही है, तब तो आपका बना हुआ प्रोडक्ट चलने की संभावना 99% तक बढ़ जाती है। अर्थात ये वातावरण से प्रेरित क्रिया है, मतलब जो आपके आसपास लोग हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उससे प्रेरित एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है उद्यमिता अर्जित कार्य है। उद्यमिता स्वाभाविक रूप से संगठन में विद्यमान नहीं होती वरन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। मतलब उद्यमिता एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो माता पिता से बच्चे को ट्रांसफ़र की जा सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। उद्यमिता नए विचार पे वर्क करने को कहते हैं। अर्थात अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, उस पे आप वर्क करते हो और अपना सिस्टम इस्टेब्लिश करते हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ज़ीरो से स्टार्ट करके आप जहाँ तक पहुँच सकते हो, जितना आपका पोटेंशियल है या एनर्जी है वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो उद्यमिता एक अर्जित कार्य है। नेक्स्ट हेडिंग है संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग। उद्यमिता द्वारा यत्र तत्र बिखरे संसाधनों को संयोजित कर दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन आदि विभिन्न व्यक्तियों के पास होते हैं। उद्यमी इन संसाधनों को एकत्रित करता है तथा इनमें संयोजन कर उत्पादन प्रक्रिया आरंभ करता है। अब संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग, इससे क्या आशय है, देखिए जाहिर सी बात है, हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें कोई प्रोडक्ट या उत्पाद बनाना होगा, तो उस प्रोडक्ट या उत्पाद को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा कि हम कच्चा माल या रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करें। वो रॉ मटेरियल बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर चीनी का व्यवसाय कहें तो चीनी के व्यवसाय के लिए कच्चा माल हमारे पास गन्ना या शुगर केन हो सकता है। तो शुगर केन कच्चा माल है, उसको लाएंगे और अपने प्लांट में या जहाँ हमारा
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या जो भी है उत्पादन जहाँ हो रहा है वहाँ पे लाने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे, उसमें से उसका जूस निकालेंगे। जूस निकालने के बाद फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करके सारी चीज़ें करके हम क्या करते हैं, शुगर फाइनल जो प्रोडक्ट है जो हमारे घरों में आता है उसको बनाते हैं। तो संसाधन के तौर पे हम देखें तो संसाधन में केवल कच्चा माल ही नहीं है, संसाधन में आपका यातायात है, ठीक है, और जहाँ से आ रहा है आपका कच्चा माल वहाँ पे कितने इजीली आप आज आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था को भी हम संसाधन बोलेंगे। पर्यावरण का वातावरण जो है उसको भी संसाधन में ही रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसे जगह पे प्लांट है जहाँ बारिश ही हो रही है तो आवागमन में दिक्कत हो सकती है। तो सारी चीज़ों को लेके संगठित रूप से हम लोग संसाधन का नाम देते हैं। तो संसाधनों को किस तरीके से प्रयोग करना है अर्थात संसाधनों का संयोजन और उपयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है उद्यमिता एक आचरण है। तो उद्यमिता एक आचरण है मतलब ये है कि उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है वरन आचरण का परिणाम होता है। व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, पर निर्णय लेने में जोखिम निहित होता है जिसे अनुभव द्वारा ही वहन किया जा सकता है। एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण उद्यमिता आचरण का हिस्सा बन जाती है। इसमें हेडिंग है कि उद्यमिता एक आचरण है। आचरण का मतलब क्या हुआ, जैसे आप जीवन भर क्या करते हो, जीवन भर किसी एक आइडिया को लेके उस पर आप रिसर्च करते रहते हो, प्रयास करते रहते हो कि ऐसा करें तो क्या होगा, और हम ये प्रयास तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें सफलता ना मिल जाए, और सफलता जब तक नहीं मिलती है तब तक क्या मिलता है, तब तक आपको अनुभव मिलता रहता है अपने प्रयासों से। तो आपके अंदर आपके अनुभव के द्वारा एक अर्जित ज्ञान होता है, जो ज्ञान अंततः आपको सफल बनाता है। और उद्यमिता अर्थात बिजनेस में भी यही चीज़ चलती है। जब आप मार्केट में जाते हो, दुनिया समाज में जाते हो, तो वहाँ पे आप तरह तरह का रिसर्च करते हो, सर्वे करते हो, और वहाँ से पाते हो कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, और मैं अपना प्रोडक्ट जो लॉन्च करने जा रहा हूँ उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। उसी हिसाब से आप क्या करते हो, अपनी प्लानिंग को सेट करते हो। अर्थात उद्यमिता क्या है, एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह एक आचरण है जिसमें क्या होता है, आदमी बार बार प्रयास करता है और फेल होने के बाद भी वो क्या करता है, उन अनुभवों का प्रयोग अपने सफल होने के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए करता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है उद्यमिता अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप का माध्यम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी कार्य को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे सिस्टमेटिक वे में नहीं करते हो, यानी प्रबंध जो मैनेजमेंट है उसका मैनेजमेंट अगर गड़बड़ होगा उस कार्य को करने का, तो आप उस कार्य को सफल तरीके से नहीं कर पाओगे, अर्थात वो कार्य होएगा ही नहीं अच्छे से। तो इसलिए किसी भी कार्य को करना हो तो उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए कि ये प्रोसेस होगा, उसके बाद ये प्रोसेस, उसके बाद ये प्रोसेस, और फाइनल प्रोसेस ये होगा। तो इस तरीके से सिस्टम में चलना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। किसी भी व्यावसायिक इकाई में प्रबंध ही समस्त साहसिक निर्णयों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम होता है। प्रबंध के द्वारा ही साहसी अथवा उद्यमी अपने मूल लक्ष्यों की प्राप्ति में योजना को अमल में लाने का प्रयास करता है। अर्थात कि निर्णय लेना, किसी भी एक्शन को लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसमें बहुत ही चिंतन, ज्ञान और अनुभवों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्था में आवश्यक। जो उद्यमिता है वो सभी व्यवसायों में आवश्यक है, अर्थात हर एक क्षेत्र में। आप किसी भी क्षेत्र की बात करो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है, मतलब नए नए खोजों की आवश्यकता है कि ताकि हम क्या नया कर सकें कि जो ये व्यवसाय चल रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आए या और भी ज़्यादा इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। उदाहरण के लिए अगर हम लोग मोबाइल की बात करते हैं तो ये भी एक बिजनेस है। इसमें हमेशा जो है हर साल नई टेक्नोलॉजी विकसित होती रहती है, प्रोसेसर का स्पीड बढ़ता रहता है, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं नया रिसर्च चल रहा है, नया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है, नए नए चिप्स लॉन्च हो रहे हैं। या किसी भी फील्ड की बात करिए, आप बिस्किट की ही बात करिए तो बिस्किट में ही नए नए फ्लेवर्स, नए नए वैरायटीज़ लॉन्च होते रहते हैं कि उसमें आखिर क्या किया जाए कि क्या हो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो हर व्यवसाय में और हर अर्थव्यवस्था में जो है उद्यमिता आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग है परिवर्तनों का परिणाम। उद्यमिता कोई आर्थिक घटना या क्रिया मात्र नहीं है, वरन समाज में होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम है।
अर्थात देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उस तकनीकी को उपयोग में लाकर हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें अपना आउटपुट को क्या करते हैं हम लोग, उसको डिसाइड करते हैं कैसा होगा। जैसे एक डिस्पोजल का बिजनेस लें जो बहुत छोटा बिजनेस है, तो डिस्पोजेबल ग्लास बनाने के लिए मशीन आती है। तो उस मशीन आने की दशा में क्या है कि डिस्पोजेबल ग्लास इतने इतनी सस्ते में बन जाती है। अगर वो मशीन नहीं आती तो सोचो कैसे बनता, नहीं बन पाता। जो प्रोसेस है बहुत ही लेंदी हो जाता। वो शायद एक गिलास जो हमें 1 रुपये या 2 रुपये में मिलता है, वो गिलास शायद हमको 15 या 20 रुपये में मिले, क्योंकि उसको बनाने का कॉस्ट या जो बनाते समय जो समय लगता है वो समय बढ़ जाता और उसी का हमारे पास मूल्य लगता है। तो जितना इनपुट हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में देते हैं, उस इनपुट के आधार पर ही उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो परिवर्तनों का परिणाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है व्यवसाय संगठन के रूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो हमने पढ़ा है अभी, तो उसमें किस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है हमने अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग, ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पहला प्रश्न। तो इसका आंसर हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इसको ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट पूछ सकता है कि व्यवसाय संगठन के विभिन्न रूपों को समझाइए। तो उसमें हम लोग ये जो पढ़ने जा रहे हैं उसको आप लिख दीजिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। आपको व्यवसाय मालिकों के रूप में जो पहले निर्णय लेने हैं उनमें से यह एक है कि आपके व्यवसाय को कैसे संरचित किया जाए, मतलब उसकी रचना क्या होनी चाहिए, ये निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक है। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने नए व्यवसाय के लिए सही निर्णय लेने के लिए व्यवसाय संगठन के विभिन्न रूपों में से प्रत्येक के फायदे और नुकसान को जानना आवश्यक है। अर्थात आप अगर किसी व्यवसाय को स्थापित कर रहे हो, तो व्यवसाय को स्थापित करोगे तो संगठन का रूप क्या होगा, क्योंकि सरकार विभिन्न रूपों में संगठन को पहचानती है। तो आपके संगठन का क्या रूप होगा उसको पहचानना जरूरी है। और संगठन के रूप को पहचानने के लिए विभिन्न संगठनों से होने वाले फायदे या नुकसान को हमें समझना होगा। और जब ये समझेंगे कि विभिन्न संगठनों से हमें क्या फ़ायदे या नुकसान है, तो अपने लिए एक उचित संगठन डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। सभी व्यवसायों को कुछ कानूनी कॉन्फ़िगरेशन को अपनाना चाहिए जो व्यवसाय के स्वामित्व, नियंत्रण, व्यक्तिगत देयता, जीवन काल और वित्तीय संरचना में प्रतिभागियों के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। व्यवसाय का रूप निर्धारित करता है कि यह किस आयकर रिटर्न को फाइल करना है और कंपनी की और कानूनी देनदारियों के मालिक हैं। मतलब अब ध्यान से इसको समझ लीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो, अगर हम कोई भी बिजनेस स्थापित करते हैं तो लास्ट में चलकर उसके मालिकाना हक पे लेके बहुत से सारे डिस्प्यूट आ जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। ये भी दिक्कत आती है कि उसको संचालित कौन करेगा और शेयरिंग किस तरीके से होगी। ठीक है, तो वित्तीय संरचनाएं या उसका स्वामित्व या नियंत्रण को लेके बहुत सारी चीज़ें या प्रॉब्लम्स भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। तो जिससे बचने के लिए हमें एक सही ढांचा डिसाइड करना चाहिए, एक सही व्यवसाय संगठन का रूप हमें डिसाइड करना चाहिए। अब देखिए, इसमें पहले प्रकार में हमारे पास है विभिन्न व्यवसाय संगठनों के रूप में पहला प्रकार है एकल स्वामित्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व में क्या चीज़ें हैं इसको देखते हैं। छोटे व्यवसायों का अधिकांश हिस्सा एकमात्र स्वामित्व के रूप में शुरू होता है, मतलब एक केवल मालिक होगा इसमें। ये व्यवसाय एक व्यक्ति के स्वामित्व में है। आमतौर पर जिस व्यक्ति के पास व्यवसाय चलाने की दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारी है, एकमात्र मालिक, स्वतंत्र ठेकेदार, फ्रीलांसर या घर आधारित व्यवसाय हो सकते हैं। मतलब बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व में किसी बिजनेस का एक ही मालिक होता है जो उसकी देख रेख या जो भी चीज़ें उसमें करनी है, आर्थिक या वित्तीय या फिर जो भी नियम कानून को लेकर जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो एक ही व्यक्ति करता है, उसका मालिक होता है। ये छोटे व्यवसाय हो सकते हैं। अब इसमें एकल स्वामित्व के जो गुण हैं उसको देखते हैं। पहले नंबर पे है मालिक को सारा मुनाफा मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर एक ही मालिक होगा तो उसी को सारा मुनाफा मिलेगा। मुनाफे पर एक बार टैक्स लगता है। मुनाफे पर एक बार टैक्स लगता है। तीसरा है हमारे पास मालिक सभी निर्णय लेता है और कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में है। मतलब कि मालिक ही सारे निर्णयों को ले सकता है और कंपनी उसके क्या होता है, पूर्ण नियंत्रण में होता है मालिक के। अब ब्रैकेट में लिखा गया है कि एक नुकसान भी हो सकता है। यह नुकसान इसलिए हो सकता है कि जब
जिस बिजनेस में केवल एक ही इंसान डिसीजन लेगा तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर समय उसका डिसीजन सही हो। जहाँ पे 4 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं वहाँ पे बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है और संभावना होती है कि वो डिसीजन सही हो। लेकिन एक लोग के डिसीजन लेने से ये होता है कि हमें नुकसान हो सकता है कि वह व्यक्ति और सारे जो एस्पेक्ट हैं बिजनेस के उसे ना देख रहा हो, ना समझ रहा हो। इसलिए ये केवल मालिक का निर्णय लेना जो है थोड़ा नुकसान भी साबित कर सकता है। चौथे नंबर पे है संगठित करने के लिए सबसे आसान और स्वामित्व का सबसे कम खर्चीला रूप होता है। जब एक मालिक होगा तो उसका स्वामित्व में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कोई लड़ाई ही नहीं है, एक ही मालिक है, सबको पता है कि एक मालिक है। एकमात्र प्रोजेक्ट्स का समाधान, मतलब केवल एक तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसमें एकल स्वामित्व जो है फ़ायदेमंद होता है। व्यवसाय में कुछ भी होने पर असीमित देयता, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति जोखिम में है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक मालिक है और बिजनेस कर रहे हैं, लोन लिए हुए हैं, तो लोन अपने ऊपर ही तो लिए होंगे ना। जब एक मालिक है तो जब अपने ऊपर लोन लिए होंगे तो मान लीजिए अगर बिजनेस में लॉस होता है तो आपका घर भी नीलाम हो सकता है, आप जिस ज़मीन पे लिए वो लोन वो ज़मीन भी जा सकता है। तो ये दिक्कतें होती हैं और ये पर्सनल होती हैं। केवल एक ही मालिक है तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सारी संपत्ति की जो जोखिम है उसी के ऊपर होती है। नेक्स्ट है धन जुटाने में सीमित और उपभोक्ता ऋण प्राप्त करना पड़ सकता है। मतलब अब एक ही अगर मालिक है तो कितना धन जुटा सकता है, उसका परिचय, उसका समाज एक निश्चित दायरे में होगा। या वो अगर बैंकों से लोन भी लेना चाहेगा तो वो अपने संपत्ति पे एक निश्चित लिमिट तक ही लोन ले सकता है। लेकिन अगर वही कंपेयर करो कि अगर 4-5 लोग होंगे एक व्यवसाय में तो चारों पाँचों अलग अलग लोन ले सकते हैं और उनका समाज भी एक बृहद समाज होगा मिलजुल कर, तो वो ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में। नेक्स्ट है कोई अलग कानूनी स्थिति नहीं, मतलब इनके लिए कोई कानूनी प्रावधान अलग से नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल कानूनी प्रावधान है जिन प्रावधानों को मानना बहुत ही आवश्यक होता है। अतः एकमात्र स्वामित्व स्थापित करते समय देखें कि आपके पास किस प्रकार की देयता है। देयता मतलब लायबिलिटी है, तो ये देखना जरूरी है कि आपके पास लायबिलिटी क्या है। यदि आप सलाह एवं सेवाएं बेच रहे हैं तो आपको लापरवाही के दावों के खिलाफ खुद को कवर करने के लिए त्रुटियों और चूक बीमा पॉलिसी की आवश्यकता हो सकती है। निर्धारित करें कि आपको क्या खोना है। क्या आपके पास घर है, बचत खाता है, आपकी व्यक्तिगत संपत्ति एक मुकदमे के मामले में जोखिम में हो सकती है। अर्थात अगर एकल स्वामित्व हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो रिस्क है संपत्ति को लेकर वो रिस्क कम से कम हो। तो विभिन्न प्रकार की बीमाओं को, पॉलिसीज़ को हम देखकर अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं, ताकि हानि की स्थिति में हम क्या करें, उस बीमा या पॉलिसी के द्वारा उसको रिकवर कर पाएँ और हमारी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो कम से कम जोखिम में हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है वो है भागीदारी यानी पार्टनरशिप। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व था जिसमें एक ही मालिक था जो भी पढ़ रहे थे। अब हमारे पास पार्टनरशिप है जिसमें 1-2 से अधिक जो है लोग एक साथ व्यवसाय स्टार्ट करेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं। एक साझेदारी में 2 या 2 से अधिक लोग एकल व्यवसाय का स्वामित्व साझा करते हैं। स्वामित्व का समान कानून व्यवसाय और उनके मालिकों के बीच अंतर नहीं करता। मतलब स्वामित्व में जो होगा ना कि वो जितने लोग मिलके उसको स्टार्ट करेंगे उनमें कोई भी अंतर नहीं होगा। साझेदारों के पास एक कानूनी समझौता होना चाहिए जो यह तय करता है कि निर्णय कैसे किए जाएंगे, लाभ साझा कैसे किए जाएंगे, विवादों को हल किया जाएगा, भविष्य के साझेदारों को साझेदारी में कैसे भर्ती किया जाएगा, भागीदारों को कैसे खरीदा जा सकता है या भंग करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर साझेदारी अस्वीकरण। यदि आप एक साझेदारी की स्थापना कर रहे हैं तो यह सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है कि जब सब कुछ खट्टा हो जाए, खासकर किसी प्रियजन या मित्र के साथ व्यवसाय शुरू करने के मामले में सब कुछ स्पष्ट हो जाए, उत्तराधिकारी या निकास योजना सहित सभी व्यवसायिक निर्णय संभावनाओं को हैश करने के लिए एक साझेदारी परिचालन समझौता बनाने के लिए कानूनी सलाह में मिसौरी में कई कानूनी सेवाएं हैं जो आपको हर कदम पर मदद करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसमें
मैं समझा देता हूँ। भागीदारी का मतलब पहली बात कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी व्यवसाय को स्टार्ट करेंगे, और इस व्यवसाय को स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि इन लोगों के बीच में स्वामित्व का कोई भी अंतर नहीं होगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि 3 लोग मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक के स्वामित्व में कुछ अंतर है, दूसरे के में स्वामित्व में अंतर है, तो तीनों लोग बराबर रूप से डिसीजन लेने में कैपेबल होंगे। और साझेदारों के पास ऐसा भी एक समझौता होना चाहिए, अगर कोई कंडीशन है तो उनका एक समझौता होना चाहिए कि मैं 20% अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूँ या अपना पैसा लगा रहा हूँ, मैं 50% लगा रहा हूँ और मैं 30% लगा रहा हूँ। अगर 3 लोग मिलकर कर रहे हैं तो इस तरीके की कानूनी डील होनी चाहिए। और उसके बाद ये भी होना चाहिए कि भाई हमने जो पैसा लगाया है तो उसमें जो लाभ होगा हमारे बिजनेस में उसको कैसे हम लोग बांटेंगे। तो लाभ के साथ साथ अगर कोई घाटा होता है तो उस घाटे का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा, भाई जो पैसा हम लगाएंगे उसी के प्रोपोर्शन में, उसी के अनुपात में होना चाहिए। तो ये चीज़ भी डिसाइड की जाती है। भविष्य में अगर आपकी इच्छा ये होती है कि हम लोग 3 लोग हैं और एक लोग और पार्टनर चाहिए हमें, क्योंकि मान लो वित्तीय आवश्यकताएं हो सकती हैं, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है भविष्य में ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके, तो उसके लिए वो प्रावधान क्या होगा, किस तरीके से आप किसी तीसरे पार्टनर को इन्वॉल्व करोगे बिजनेस में, तो इसका भी जो एक समझौता है ये आपके बिजनेस के कानूनी निर्णय में होना चाहिए। अगर ऐसा भी पड़ सकता है कि कोई बीच में कोई जो भागीदार है, पार्टनर है, वो बिजनेस छोड़ रहा है, तो छोड़ने के लिए क्या प्रावधान होगा, उस समय उसको कितना प्रॉफिट या कितनी संपत्ति दी जाएगी, कितना वित्तीय सहयोग आपके कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, वो चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। और ये तो सबसे ज़्यादा तब जरूरी पड़ता है कि जब संबंधों में खटास आ जाए, मतलब पार्टनर्स हैं उसके बीच में मतभेद हुआ, तो मतभेद का जो निर्णय है वो किस तरीके से किन स्टेप्स में लिया जाएगा ये भी निश्चित करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी अपनों के साथ हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में तो सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बाद में चलकर संबंध खराब न हो जाएं। मान लीजिए बिजनेस में पार्टनरशिप में स्टार्ट किए हैं, तो पार्टनरशिप में यह भी ज़रूरी है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी हादसे में आकर मर जाता है या मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी उत्तराधिकारिता किसको प्राप्त होगी, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके लिए कानूनी एक समझौता होना चाहिए। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले रहते हो, कानूनी सेवाएं हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको आप जानकर जिसका सहयोग आप लोगे। तो ये हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़े हैं। अब पार्टनरशिप के कुछ प्रॉपर्टीज़ या गुण को हम लोग देख लेते हैं। तो पार्टनरशिप को स्थापित करना आसान है, साझेदारी समझौते को विकसित करने के अपवाद के साथ। देखिए, पार्टनरशिप बहुत इजी वे में कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थापित हो जाता है। बस यही दिक्कत है कि भाई समझौता जो है वो समझौता थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। जो समझौता आप लोग पार्टनर्स के बीच में बनाएंगे, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया है, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। अब ऐसा ना सेंटेंस लिखा उस समझौते पे कि भविष्य में चलकर उस सेंटेंस पे, उस लिखावट पे कुछ विवाद हो जाए, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। बाकी इसको स्थापित करना या पार्टनरशिप को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। देयता संरक्षण देने के लिए अलग कानूनी स्थिति है। अब लायबिलिटी किसकी कितनी कितनी होगी, कितनी कितनी देयता, देयता का मतलब कि अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस में हर एक पार्टनर कितना कितना सहयोग करेगा और किस किस लिमिट तक करेगा, कितना, तो उसको देयता बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। तो उसके लिए कानूनी प्रावधान है। इसमें देयता संरक्षण देने के लिए अलग कानूनी स्थिति होती है। मुनाफे पर केवल एक बार टैक्स लगता है, मतलब प्रॉफिट होगा अगर, तो प्रॉफिट, टोटल जो प्रॉफिट होगा उस पर एक बार टैक्स लग जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, टैक्स देने के बाद जो बचा हुआ है उसको अलग अलग बांट लोगे और बांटने के बाद उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट है, साझेदारों में पूरक कौशल हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है ना, इसमें ये फ़ायदा है पार्टनरशिप में कि पहले एकल स्वामित्व में एक लोग रहते थे तो डिसीजन लेने के लिए एक लोग को दिमाग चलाना पड़ता था, सोचना पड़ता था, जो कि लिमिटेड होता था। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में 4 लोग होंगे तो चारों लोगों का दिमाग 4 एरिया से कनेक्ट हो सकता है, 4 जगह स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, कोई डिसीजन भी लेंगे तो उनके पास एक बृहद माइंडसेट और बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होंगे, तो डिसीजन भी अच्छा होगा। और साथ साथ एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे रिसर्च डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट देखने का हो गया, बाहर समाज से कोई कच्चा सामान लाना है उसका डिपार्टमेंट हो गया। तो हो सकता है कोई सामाजिक दक्ष इंसान हो पार्टनर्स में, जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं उसमें एक व्यक्ति ऐसा हो जो समाज में बहुत दक्षतापूर्वक व्यवहार रखता हो, तो वो बाहर से कच्चा सामान लाने में बहुत सक्षम होगा, सस्ते दाम में लाएगा। कोई क्या हो कि बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से फॉलो करता हो, जो कि मैनेजमेंट को देख सकता है। कोई बहुत ही टेक्निकल
फील्ड वाला हो तो वो क्या कर सकता है, मशीनरीज का देख रेख या सुपरविजन का कार्य कर सकता है। अर्थात कि पूरक कौशल होता है, मतलब जो उनके अंदर दक्षता है वो अलग अलग होती है, तो बिजनेस को संभालने में देखने में आसानी होती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का विरोध। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी आ सकती है कि पार्टनरशिप चल रही है और किसी छोटे मतभेद को लेकर क्या हो सकता है, पार्टनरशिप में विरोध हो सकता है या बंटवारा हो सकता है। तो यह एक रिस्क के तरीके से हम इसको देख सकते हैं, पार्टनरशिप का विरोध को। अन्य साझेदारों के लिए कार्यों के लिए साझेदार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। अब देखिए कोई भी चीज़, अब इसमें क्या पार्टनरशिप में है ना कि पार्टनरशिप में अगर एक साझेदार, एक पार्टनर जो है वो अपने मन से कोई डिसीजन ले लेता है, कोई भी इम्प्लीमेंट कर देता है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो डिसीजन लिया गया है वो क्या है, वो केवल उसके द्वारा लिया गया है। अब उसको पार्टनर्स के रूप में मतलब ये समझा जाएगा कि चारों लोगों ने इस पर विचार किया होगा तब ये डिसीजन लिया है। जैसे कानूनी तरीके से अगर मान लो किसी पार्टनर ने कोई डिसीजन ऐसा ले लिया कि जो बहुत ही इलीगल टाइप का डिसीजन है और किसी से शेयर नहीं किया, चुपके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब सरकार के नज़र में, कानून के नज़र में ये माना जाएगा कि चारों पार्टनर ने क्या किया है, आपस में सूझबूझकर जो है ये डिसीजन लिया है, तो चारों के ऊपर वो चीज़ें जो होंगी लागू हो जाएंगी, जो भी चीज़ें होंगी। तो यह एक रिस्क के तरीके से इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है साझेदारों के साथ लाभ साझा किया जाना चाहिए। तो अब इसमें ये भी जाहिर सी बात है कि पहले से जो कानूनी बना रहेगा, कानूनी प्रोफार्मा बना रहेगा, समझौता होगा, उस समझौते पे ये लिखा होगा कि लाभ किस किस अनुपात में बटेगा। तो साझेदारी में जो भी लाभ होगी पार्टनरशिप में उसको हम बांट लेंगे। विभाजित निर्णय का मतलब कि वही कितना कितना बांटना है, वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि विस्तृत साझेदारी समझौता नहीं हुआ है तो व्यापार को नुकसान हो सकता है। देखो मैंने पहले ही कहा पार्टनरशिप है तो कानूनी प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि बाद में चलकर कोई भी डिस्प्यूट या विवाद ना हो पार्टनर्स के बीच में। विशेषकर पैसे को लेकर जो होता है बहुत ज़्यादा विवाद होता है, तो जो पार्टनरशिप में जो पैसा बंटने वाला है उस पर जो भी चीज़ें हैं वो पहले से ही क्लियर हो, क्योंकि फ़ायदा होने के बाद सब लालच में आ जाते हैं, तो लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उसके लिए अगर कानूनी प्रावधान होगा तो बाद में चलकर विवादों के लिए जो है जगह कम रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जिससे बोलते हैं सीमित देयता कंपनी। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। एक सीमित देयता कंपनी या LLC एक संकर व्यवसाय संरचना है जो एक निगम की सीमित कानूनी देयता और एक साझेदारी या एकमात्र स्वामित्व की परिचालन लचीलापन प्रदान करता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स, जैसे एकल स्वामित्व हम लोगों ने पढ़ा था, फिर पार्टनरशिप पढ़ा था, तो एक मिश्रित टाइप की एक व्यवस्था है। हालांकि सामान्य साझेदारी की तुलना में गठन अधिक जटिल और औपचारिक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसको बनाना थोड़ा सा जटिल होता है, लेकिन जटिल के साथ साथ सुरक्षित भी होगा, क्योंकि जो प्रक्रियाएं जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा सुरक्षित होगा, उतना ज़्यादा ये क्या होगा, औपचारिक होगा। एक LLC बनाने के लिए व्यवसाय के स्वामी को कानूनी कागजी कार्रवाई दायरे के अंदर रहकर करने की आवश्यकता होती है। आप इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए एक वकील से परामर्श ले सकते हैं। यहाँ मिसौरी में सेवा प्रदाताओं की एक सूची है और कानूनी सहायता प्रदान करती है। मतलब इसके लिए आप अगर इसके व्यवस्था को समझना है तो आप एक वकील के पास जाकर एक कानूनी सलाह आप ले सकते हैं और प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं। अब सीमित देयता कंपनी के लाभ क्या हैं? तो सीमित देयता कंपनी अर्थात LLP अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। यह एक स्थायी निकाय है। यह मतलब स्थायी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने स्थापित किया तो फिर भंग कर देंगे। ये रहेगा तो रहेगा, भले एक लोग की जगह पे दूसरे लोग आ जाएंगे, लेकिन ये कंटिन्यूस चलती रहती है। अपनी अलग कानूनी पहचान होती है इसकी। आमतौर पर एकमात्र स्वामित्व के रूप में कर लगाया जाता है। मतलब इसमें जो टैक्स लगाया जाएगा वो एकमात्र स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में ही लगाया जाता है। असीमित संख्या में मालिक इसमें हो सकते हैं। मतलब इसमें मालिकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। LLP को लेखा तथा सॉल्वेंसी का विवरण रिटर्न के साथ निर्धारित फॉर्म में रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। मतलब इसमें फॉर्मेलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, पहले ही मैंने बताया, और इस फॉर्मेलिटीज़ के ज़्यादा होने के कारण ही बहुत ही सिक्योर एक संस्थान है ये। तो LLP को लेखा तथा सॉल्वेंसी का जो विवरण है वो एक फॉर्मेट दिया जाता है, उस फॉर्मेट में रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। इसको बनाना महंगा पड़ सकता है क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। LLP जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए इसको बनाना महंगा है और इसमें फॉर्मेलिटीज़ भी साथ ही साथ ज़्यादा हैं। वार्षिक प्रशासनिक लागत होती है, मतलब इसको
संभालने में देखने में एक साल में कुछ खर्च लगता है, जिसमें वार्षिक प्रशासनिक लागत ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी हमने जो समझा वो आपको समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक्स बचेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रयास करूँगा पहले चैप्टर को फिनिश कर दूँ। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो स्टडी मैजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जो भी सुझाव हो उसे आप कमेंट करिए। धन्यवाद।